आर्थिक राजधानी इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर अस्पताल में 2 नवजात की मौत के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। इन्हें खराब दूध पिलाया गया और दवा भी गलत तरीके से दी गई थी। इसी कारण अस्पताल में 6 दिनों में 20 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। उधर हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तमाम जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के पास, जिनके साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत जैन जी। प्रवीण जी, 24 घंटों में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, करणी का ये कल का मामला है। कल जब हमने ये सारी न्यूज़ इसको प्रसारित भी की थी हमारे चैनल पर, इसको ब्रेक भी किया था, पूरी खबर जो है हमने कवर की थी। लेकिन आज जो मुद्दा है, हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले 6 दिनों में 20 मौत, ये एक डरावना आंकड़ा हो सकता है। और किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी अन्य अस्पताल के लिए ये आंकड़ा वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर का जो रेशो है वो घटकर कम हो जाए। एक मानक जो है वो मानक के हिसाब से उससे भी कम पर आ जाए। लेकिन लाख प्रयास के बाद भी मध्य प्रदेश में जो है वो आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम एमटीएच अस्पताल की बात करें तो एमटीएच में जो रिकॉर्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो पिछले 6 दिनों में 20 बच्चों की मौत हुई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है और ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है। कर्णिका, हम देखें कि सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी में हो सकता है कि थोड़ा सा इसका रेशो कम हो, लेकिन वहाँ भी नवजात बच्चों की मौत अस्पतालों में एक प्रतिदिन कोई ना कोई एक बच्चे की मौत निजी अस्पतालों में भी होती है। तो इसे रोकने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकारें प्रयास करती आ रही हैं। वे तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिससे शिशु मृत्यु दर रोकी जा सके, क्योंकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, यानी कि जन्म देने के समय माताओं की भी मौत हो जाती है और जन्म के दौरान या जन्म के बाद बच्चों की भी मौत होती है। अगर हम बात करें पूरे देश भर में, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा है। और अगर हम सबसे कम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो केरला का आंकड़ा है, जो लगभग 20 से 22 उसका परसेंटेज है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 47 है, बिहार में उससे ज़्यादा है। जबकि एक आइडियल जो होना चाहिए वो 20 का होना चाहिए, यानी कि 100 में से अगर कोई 20 बच्चे की डेथ होती है, उसको आइडियल नहीं कहा जा सकता, पर टेक्निकल लैंग्वेज यानी कि मेडिकली टेक्निकली लैंग्वेज में उसको आइडियल कहा जा सकता है कि 20 बच्चे हैं, यानी कि नियंत्रण में है, आपकी सभी सेवाएं, सभी सुविधाएं जो है वो पर्याप्त हैं। क्योंकि कई बार इस तरह की कंडीशन बनती है कि बच्चों को बचाना डॉक्टर के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। और कुछ इसी तरह का कल का भी एक केस हुआ है, जो एक बच्चे के दूध फीडिंग के दौरान दूध जो है वो फेफड़ों में चला गया और बच्चे की मौत हो गई और परिजनों ने उसके बाद हंगामा किया। और वो जो हंगामा है वो इतना बड़ा कि ये खबरें बाहर आने लगी कि एक दिन में 24 घंटे में 15 बच्चों की मौत हो गई। अगर ये होता आंकड़ा तो वाकई में चिंताजनक था। लेकिन जब बातचीत की गई, आला अधिकारी अस्पताल पहुँचे, एमटीएच अस्पताल, तो वहाँ जब जानकारी ली गई तो 2 बच्चों की मौत 24 घंटे में हुई थी और 20 बच्चों की मौत पिछले 6 दिनों में हुई थी। जब डॉक्टरों से चर्चा की गई तो उनका ये कहना था कि ये सामान्य, क्योंकि एसएनसीयू जहाँ आईसीयू तो बड़े लोगों के लिए होता है, लेकिन बच्चों की केयर के लिए एसएनसीयू होता है। उस एसएनसीयू में जो बच्चों की डेथ रेशो होती है वो एक आइडियल, अगर हम बात करें तो 7.5 से कम होनी चाहिए। लेकिन एमटीएच अस्पताल में जो है वो लगभग 9% है, जो चिंताजनक है। अगर हम इंदौर के किसी बेस्ट सरकारी अस्पताल की बात करें तो पीसी सेठी इसमें एक अनूठा उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर एसएनसीयू की,
वो 5.67 है। उसको पिछले साल अवार्ड भी दिया गया था, राज्य सरकार की ओर से अवार्ड किया गया था, केंद्र सरकार की ओर से अवार्ड किया गया था। लेकिन आइडियल जो होना चाहिए वो 7 से 8 के बीच में रेशो होना चाहिए, और MTH में जो है वो लगभग 9 के ऊपर पहुंच गया है। तो ये चिंताजनक है। तो कुछ इस तरह के आंकड़े हैं जो हमें वाकई में इन पर काम करने की ज़रूरत है, और मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर भी है, तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजे जो है वो उस तेज़ी के साथ सामने नहीं आ रहे हैं जितनी तेज़ी के साथ नतीजों को आना चाहिए था। और हम बात करें कुपोषण, इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है कि कुपोषण के कारण ही ये जो है वो मृत्यु के आंकड़े हम बढ़े हुए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हेमंत जैन, चाचा नेहरू अस्पताल के पूर्व अधीक्षक रहे हैं और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कल के जो घटनाक्रम है और ये क्या सामान्य है इस तरह की मौत। सर, कल जब बात हुई थी MTH अस्पताल में कि एक साथ 15 बच्चे, जब जांच की गई तो 2 बच्चे निकले, लेकिन 6 दिनों के रिकॉर्ड को खंगाला गया तो 20 बच्चों की डेथ सामने आई है। तो ये सामान्य है डॉक्टरी लैंग्वेज में या चिंताजनक है? कोई भी बच्चे की डेथ होती है तो एक बड़ा पेरेंट्स के लिए बड़ा पीड़ादायक स्थिति होती है, तो उसके लिए पूरी सहानुभूति रहती है डॉक्टर्स की। पर हमें तथ्यों को भी देखना चाहिए कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के SNCU में जहाँ ज़्यादातर केसेस रिफर्ड केसेस रहते हैं, आउटबॉर्न केसेस रहते हैं, वो वाले केस रहते हैं जो कि दूसरे SNCU से आते हैं जहाँ बच्चा क्रिटिकल हो जाता है, या प्राइवेट नर्सिंग होम से आते हैं जहाँ बच्चे क्रिटिकल हो जाते हैं। इन दोनों स्थिति में मृत्यु दर ज़्यादा रहती है। MTH में अगर अपन पिछले 1 साल के अगर अपन रिकॉर्ड्स देखें तो 15 से 20% डेथ होती है SNCU में टोटल एडमिशन्स की। बाकी मेडिकल कॉलेज के SNCU में रेट 20 से 25% होती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास कितने क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं, और ज़्यादातर डेथ वो आउटबॉर्न पेशेंट्स की रहती है जो कि क्रिटिकल फेज़ में ही MTH रेफर करे जाते हैं। सर, क्रिटिकल किसको माना जाए? मतलब किस कंडीशन में आता है या कितनी देर से आता है? देरी पर भी कुछ क्रिटिकल और बढ़ जाती है? देखिए, SNCU आजकल छोटी से छोटी जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छी हैं, पर वहाँ पर हर जगह बहुत अच्छे वेंटिलेटरी सुविधा नहीं है, उतने ज़्यादा ट्रेन स्टाफ नहीं जितना SNCU मेडिकल कॉलेज में रहता है। तो वाजिब है कि इन बच्चों को मेडिकल कॉलेज के SNCU में ही रेफ़र करा जाए, परंतु अगर क्रिटिकल फेज़ में आता है, लंबी दूरी से आता है, तो बच्चे और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे वेंटिलेटर पर रखे जाते हैं, और वेंटिलेटर पर आने के बाद में बच्चों की रेट थोड़ी, मृत्यु दर थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस फेज़ में बच्चा आपके पास आया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्री मैच्योर डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं। इन तीनों महीने में सेप्सिस ज़्यादा होती है, फंगल इन्फेक्शन क्लेप्सिला सेप्सिस होती है, जिसकी मृत्यु दर ज़्यादा रहती है। तो आप पिछले अगर 15 साल के रिकॉर्ड्स भी देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैक्सिमम डेथ्स होती हैं। नॉर्मली डेथ्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर आप नज़र डालेंगे तो 9 से 12% तक आ जाती है कम, और यही रेट इन तीनों महीने में देखेंगे तो 20 से 25% होती है। तो इतनी डेथ्स अगर सपोज़ पिछले महीने में 350 बच्चे हुए तो उसमें 55 डेथ हुई थी, तो ये करीब 18 से 20% के आसपास आ जाती है। अगर अपन जुलाई, अगस्त, सितंबर देखेंगे तो यही रेट उसी SNCU में 25% हो जाएगी। दूसरा प्रमुख कारण जो SNCU में डेथ्स का होता है वो ओवर क्राउडिंग है। MTH में 65 वार्मर्स हैं, उसमें 90, 100, कभी कभी 120 से 140 बच्चे हो जाते हैं। तो जब ओवर क्राउडिंग होती है, एक एक वार्मर में 2-2 बच्चे रखने ही पड़ते हैं, किसी को रिफ्यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। और ये स्थिति पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में। ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आप 140 वार्मर तो लगा नहीं सकते उस स्पेस में। तो ओवर क्राउडिंग भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है इन्फेक्शन स्प्रेड करने का। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो गई। सर, शिशु मृत्यु दर के आंकड़े अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश ये बड़े क्रिटिकल जोन में हैं। केरला सबसे
बेहतर है। हम बेहतर बोल सकते हैं क्योंकि 20-22 का रेशो है ओवरऑल आईसीयू और एसएनसीयू दोनों मिलाकर। तो शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए सरकार के जो कदम उठाए गए वो क्या मानते हैं आप, काफ़ी है या हमें और बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है? देखिए, शिशु मृत्यु दर के लिए स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर अपन केरला, गोवा या चंडीगढ़ की बात करें जहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, तो उसमें एजुकेशन, लिटरेसी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। और जहाँ पर लिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पर मृत्यु दर कम रहती है। और डेफिनेटली स्वास्थ्य सेवाओं का तो जैसे आपने बोला हर एंगल से एमपी नीचे से दूसरे तीसरे पायदान में आता है, तो हमें स्वास्थ्य सेवा तो सुधारना ही पड़ेगा और उसके लिए प्रयासरत हैं। इनफैक्ट जो एसएनसीयू का जो मॉडल स्टार्ट हुआ था वो एमपी से ही स्टार्ट हुआ था और एमपी में एसएनसीयू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज से अगर अपन 10 साल पहले की नज़र डालें तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एनआईसीयू जैसी कोई चीज़ नहीं थी, पर आज हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एसएनसीयू है और काम अच्छा हो रहा है। नंबर ऑफ़ डिलीवरीज भी बढ़ी हैं और पहले अगर कोई 700-800 ग्राम का बच्चा होता तो उसको बचाने की कोशिश भी नहीं करते थे, परंतु अब ऐसे 800 ग्राम के 50% बच्चे हम बचा सकते हैं। तो इसके साथ साथ डेफिनेटली प्रोग्रेस तो हुई है, बट फिर भी हाँ, जो मृत्यु दर है उसको कम करना एक अति आवश्यक कदम है सरकार के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हर किसी के लिए। सर, जिस रूरल व्यवस्था है, हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें कमी के कारण इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि आसपास की जगहों से आते हैं, यहाँ आते हैं मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में, तब तक स्थितियां क्रिटिकल हो जाती है। तो ज़रूरत है उन जगहों पर भी कुछ ऐसी सुविधाएं बढ़ाने की। देखिए, जितने भी रूरल एरियाज उनका कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एसएनसीयू काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो एकदम कोई डायरेक्ट कोई छोटे से गांव से मेडिकल कॉलेज एसएनसीयू नहीं आता है, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है, ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर मैनेज हो जाते हैं। जो नहीं मैनेज हो जाते हैं, जो क्रिटिकल रहते हैं, वही एसएनसीयू में आते हैं मेडिकल कॉलेज के। तो ये स्थिति है। सर, अगर हम बात करें, आपने कहा कि एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर है, कुपोषण भी उसमें एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। महिलाएं जो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको जो उचित आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसीलिए हम प्री मैच्योर डिलीवरी जैसे देखते हैं, या आपने अभी कहा कि 700-800 ग्राम के बच्चे होते हैं, जबकि एक हेल्दी बेबी जो होता है वो अराउंड 3 kg के अराउंड जो है वो हेल्दी बेबी की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में उस बच्चे को बचाना वाकई में एक बड़ा चैलेंज है। और हमने जब कल देखा था तो 1 किलो 400 ग्राम का जो बेबी था वो फीडिंग के दौरान जो है वो फेफड़े में दूध जाने से उसकी डेथ हो गई। तो क्या कुपोषण को भी एक फैक्टर मानते हैं? ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और मेरे ख्याल सबसे बड़ा कारण भारतवर्ष में, अगर अपन लो बर्थ वेट बच्चे देखें तो 1/3 जो बच्चे होते हैं, 33% वो लो बर्थ वेट होते हैं डिलीवरीज। बाहर के देशों में यही 9 to 10% होती है। ये एक लो बर्थ वेट में दोनों आते हैं, प्री मैच्योर भी आते हैं और लो बर्थ वेट इस कारण क्योंकि उनमें कुपोषण है। कुपोषण बच्चों में तभी डेवलप होता है जब माँ एनीमिक हो या माँ कुपोषित हो। ये बहुत बड़ा कारण है अपने, खासकर अपने एमपी में, कि कुपोषण की संख्या ज़्यादा है, अपने यहाँ पर रेट ज़्यादा है, इसलिए बच्चे भी जो पैदा होते हैं वो भी कुपोषित निकलते हैं, लो बर्थ वेट वाले निकलते हैं। तो सब चीज़ें एक साथ, मतलब अपने को हर एंगल से देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो माताओं का जो डाइट होनी चाहिए वो मैरिज के पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। एडोलेसेंट ग्रुप जो होता है तब से स्टार्ट हो जाना चाहिए, उनका एनीमिया ट्रीट करना चाहिए, उनका पोषण पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो एक स्वस्थ माँ बनेंगे। स्वस्थ माँ रहेगी तभी एक स्वस्थ बच्चा होगा। तो कुपोषण एक बहुत बड़ा पार्ट है अपने यहाँ पर। सर, हम जो अभी आंकड़े देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 47 का रेशो निकल कर आता है शिशु मृत्यु दर में, ये तब है जब हम पहले से स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर हैं, कुपोषण के मामले में हमने थोड़ी बहुत और बेहतर काम किया है, एजुकेशन के मामले में भी अब हम थोड़ा सा, लेकिन ये जब तीनों चीज़ें लो स्टैंडर्ड पर थी तब क्या आंकड़े थे और अब क्या स्थिति? पहले के आंकड़े तो सब लोगों को मालूम ख़राब थे, पर आप देखेंगे तो हर साल मृत्यु दर कम हो रही है। और एक बहुत ही अच्छी एक खबर है अपने लिए कि राष्ट्रीय स्तर पर तो काम हो ही रहा है,
पर एमपी में भी अब शिशु दर काफ़ी कम हो रही है। तो ये एक अच्छे प्रोग्रेसिव जिसे हम देखते हैं पीसी सेठी को पिछले साल अवार्ड मिला था, इस बार भी अगर लास्ट मंथ की उनकी एसएनसीयू की रेशो देखी जाए तो 5.67 है। ये एक एसएनसीयू के लिहाज से बेहतर कही जा सकती, क्योंकि एसएनसीयू में अगर हम मृत्यु दर देखें तो 8 या 9 को हम एक आइडियल माना जा सकता है, लेकिन वहाँ उससे भी कम है 5.6। तो ये बेहतर काम का नतीजा है। तो इस तरह की काम अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। देखिए, मेडिकल कॉलेज एसएनसीयू ऐसी जगह है जहाँ आप किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 फार्मर है, आप केवल 20 फार्मर पे 20 पेशेंट रखेंगे, बाकी रेफ़र कर देंगे। मेडिकल कॉलेज में अगर आपके 60 फार्मर है, 150 160 भी बच्चे आ जाएंगे तो आप उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते किसी भी हालत में, उनको आपको रखना ही पड़ेगा। और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं कहीं से भी, वो केवल मेडिकल कॉलेज एसएनसीयू में आते हैं। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि रेट क्या है। इनफैक्ट अभी पिछले महीने सीएम साहब के आदेश पर एक टास्क फोर्स बनी थी एनएचएम की, उसने सब जितने भी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू हैं उन सब का उन्होंने फिगर्स देखे थे, डेटा देखा था, और उसमें इंदौर के एसएनसीयू को नंबर 1 उन्होंने घोषित किया था। सर, अगर हम इन आंकड़ों के अलावा अगर हम बात करें कि अब बेहतरी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही, आम जन को किस तरह के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि उनका भी सहयोग है, बिना उनके सहयोग के ये संभव नहीं है अकेले सरकार के दम पर कि शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों को कम कर सके। बड़ा कठिन क्वेश्चन है आपका, और ये तो इंडिविजुअल लेवल पर हो जाता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको मालूम है कि बच्चे की केयर कैसे करें, साफ़ सफाई कैसे रखें, हाथ कैसे धोएं, माँ सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपका क्वेश्चन, मैं एक चीज़ बताऊंगा मैं, अगर आपको रियली में शिशु मृत्यु दर कम करनी है तो केवल एक ही उपाय है उसका, और वो है केवल शिशु को माँ का दूध मिलना। अगर आप केवल ब्रेस्ट फीडिंग पर आ जाएं तो आपको शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि शुरू से आजकल चाहे वो गरीब तबके का हो या अमीर तबके का हो, अपन टॉप फीडिंग पर आ जाते हैं, ऊपर का दूध चालू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है शिशु मृत्यु दर का। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हम शिशु मृत्यु दर कम कर सकते हैं। और आजकल एक नई पद्धति चालू हुई केएमसी, जिसको अपन कैंगरू मदर केयर बोलते हैं, वो भी अगर आप अपनाएं और इसको अपन व्यापक तौर से अगर अपन इसको प्रसारित करें तो ये भी एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये जागरूकता फैलाने की बात है। ब्रेस्ट फीडिंग और केएमसी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये दर कम करने के लिए। बिल्कुल कर्णिका, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो, वरना इसको हम सम अप करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब। अस्पताल में जो लापरवाही हुई है, परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्चों को इंजेक्शन के माध्यम से प्रेशरफुली दूध दिया जा रहा था। वहीं डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चों को राइस ट्यूब से दूध दिया जा रहा था, जिसे दूध सीधे पेट में जाता है, अटकने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसमें डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे? कर्णिका जानना चाहती कि कल जिस तरह की बात सामने आई मिल्क फीडिंग को लेकर, क्या उन्होंने कहा कि इंजेक्शन के माध्यम से दिया गया और डॉक्टर्स का कुछ और कहना, कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा दोनों के बीच में समझने के लिए, या आइडियल किस तरह का है जब एसएनसीयू में बच्चे होते हैं उनको फीडिंग कराने का आइडियल क्या तरीका है? देखिए, स्थिति क्या थी, क्या हुआ, ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इन सब सर्विसेज में और मेरे को मालूम भी नहीं क्या हुआ है। जो कुछ मालूम है वो केवल अखबार की न्यूज़ से मालूम पड़ा है। तो इन बच्चों को अगर 32 से 33 वीक से ज़्यादा का है तो अपन स्पून फीडिंग दे सकते हैं। उसके पहले इन बच्चों को ट्यूब फीडिंग से दिया जाता है, इसमें ट्यूब पेट में डाली जाती है, उसको अपन ट्यूब फीडिंग बोलते हैं, उससे दिया जाता है। पर अगर बच्चा 33 वीक के आसपास है तो आराम से अपन उसको मुँह से अपन फीडिंग करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर वो डिपेंड करता है कि बच्चा क्रिटिकल है या नहीं। अगर क्रिटिकल बच्चा हो तो बात दूसरी रहती है। एक स्वस्थ बच्चा हो तो 33 वीक्स में आराम से स्वॉलो करके ले सकता है। यानी कि उन्होंने जो प्रोटोकॉल है उसका तो पूरा पालन किया होगा। और हालांकि वैसे आप डॉक्टर फैटर्निटी से क्या देखते हैं, कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही, एक डॉक्टर अपने मरीज को लेकर कितना गंभीर होता है? आरोप तो लगते ही रहते हैं, फेस करते हैं हम। कभी कभी कुछ कमियां रह जाती होंगी, इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। पर कल क्या हुआ उसके बारे में मेरे को कुछ भी कमेंट करना ना। बात कर रहा हूँ कि जनरल एक मरीज के प्रति डॉक्टर कितना गंभीर हो। डॉक्टर की रेपुटेशन, हर चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि मरीज स्वस्थ होकर घर जाए।
और सेटिस्फैक्शन भी उसी, मतलब किसी बच्चे की डेथ होती है, चाहे प्राकृतिक रूप से हो या किसी भी रूप से हुई हो, हमें बड़ा ख़राब लगता है। और ख़ासकर ऐसा बच्चा जो कि आपके साथ महीने भर हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कई दिनों तक आदमी स्ट्रेस में आ जाता है कि क्यों हुई, कैसा हुआ, क्या कर सकते थे। हर चीज़ को अपने को एक ऑडिट करना ज़रूर रहता है। हम लोग करते हैं, बताइए, सरकारी में भी करते थे, प्राइवेट में भी करते थे, कि जिस बच्चे को 28 दिन रखा हमने, कितने उससे पाला होगा। तो हर किसी को दुख तो होता है। तो बिल्कुल दुख होता है, मौत पर दुख हुआ भी है कर्णिका। अगर हम बात करें कि कल के घटनाक्रम की, तो इसमें जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई, उससे कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सामने आई है कि एजुकेशन की कमी है, कुपोषण अधिक है और बच्चों को अस्पताल तक लाने में देरी हुई है, यानी कि वह क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचे हैं। और ये स्थिति सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है, देश के कई राज्य हैं। कुछ ही राज्य है जहां एजुकेशन बेहतर है, वहीं पर जो है वो शिशु मृत्यु दर कम है। अन्यथा देश के अधिकतर राज्यों में जहां पर एजुकेशन लेवल कम है, कुपोषण अधिक है, वहां पर मृत्यु दर अधिक है। और इंदौर में भी जो ये जिस तरह की आंकड़े सामने आए हैं कि 6 दिन में 20 मौत, ये कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि हमें और एजुकेट होने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग को या सरकारी अमले को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में और बेहतर करने के प्रयास करने चाहिए और कुपोषण की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रवीण जी, वैसे तो अस्पताल प्रबंधन पर परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही का मामला है, तो क्या प्रशासन द्वारा इसमें कोई कार्रवाई या जांच के आदेश दिए गए हैं अभी तक? अभी तक तो कोई जांच के आदेश इसलिए नहीं दिए क्योंकि मौके पर डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुँचे थे, संभागायुक्त कल वहाँ गए थे, कलेक्टर वहाँ गए थे, अपर कलेक्टर वहाँ थे। उन्होंने उन सब जितने भी तथ्य थे उनका संज्ञान लिया, उन्होंने वो रिकॉर्ड भी देखा है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी तक कोई, क्योंकि ये डॉक्टरी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मेडिकली लैंग्वेज में बात करें, तो ये कि सामान्य सी घटना है। जिस तरह का रेशियो हमारे मध्य प्रदेश में है, उस लिहाज से एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अन्य कॉलेजों से काफ़ी बेहतर है। तमाम जानकारी के लिए प्रवीण जी धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर इंदौर शहर में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से कई माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया। वहीं इतनी बड़ी लापरवाही के बाद अस्पताल प्रबंधन सफाई देते नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस घटना पर क्या कार्रवाई करता है, क्या जांच के आदेश आते हैं, किसकी गलती सामने आती है, क्या परिजन को इंसाफ मिलेगा या बीमार बच्चे ऐसे ही अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की भेंट चढ़ते रहेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीजीआना न्यूज़।